मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपको YouTube चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको यूपी बोर्ड 2018 से 2025 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं कक्षा 10 के, उन सभी पेपरों के लगभग 49 प्रश्न पत्रों में वास्तविक संख्याओं से आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी का मैं आपको पूरी तरह से बेहतरीन हल बताने वाला हूं। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 65 और 117 का HCF 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 117 का HCF ज्ञात करेंगे। और वो HCF किसके बराबर है? 65 m माइनस 117 के बराबर है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे और HCF निकालने के बाद इसके बराबर कर देंगे और इसके बाद फिर यम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 65 और 117 का HCF। 65 के आप खंड कर लीजिए। आप पहले इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 3 से न करिए, 5 से कर लीजिए। आप 5 से होगा 13 आएगा। फिर इसको 13 से करिए तो ये आएगा। इसी प्रकार 117 के कर लीजिए। 117 इसको आप किससे करेंगे? 3 से कर लीजिए। 3 त्रिको 9, 3 27। इसके बाद फिर इसको 3 से कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिको 9। ये आप 13 से कटेगा। 13 एकम 13। अब आप 65 के खंड इधर कर लीजिए, अलग से लिख लीजिए। 65 के हमें खंड मिले 5 और 13। इसी प्रकार 117 के 3, 3 और 13। अब HCF क्या होता है? जितनी संख्याएं हों उनके जो गुणनखंड होते हैं, उन गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होता है उसे ही हम उन संख्याओं का HCF कहते हैं। तो हमें 13 और 13 ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, अर्थात 65 और 117 का HCF 13 होगा। तो HCF हमें आया 13। अब ये HCF इसके बराबर है, तो आप इसके बराबर कर दीजिए। तो 65 यम माइनस 117 बराबर 13। अब हमें m की वैल्यू निकालना है, तो जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको हम बराबर के अपनी तरफ लिखते हैं। तो 65 m को अपनी तरफ लिखेंगे और जितनी भी चीजें हैं उधर ले जाएंगे। तो 65 m इक्वल टू 13 प्लस 117। तो 65 m इक्वल टू जोड़ेंगे यदि तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 2 1 3 और ये आपका हो जाएगा 130। अब यम की वैल्यू निकालेंगे तो यम इज इक्वल टू हो जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसके बगल में गुणा में जो चीज होती है वो जब पक्षांतर करोगे आप तो हमेशा इसके भाग में जाती है। तो 130 और बटे कितना हो जाएगा? 65। और 65 2 जा होता है 130। तो यम की वैल्यू आई 2। तो ये आ गई आपकी यम की वैल्यू। इसी प्रकार के कई प्रश्न आपको मिलते हैं, सेम इसी तरह आपको लगाना है। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आपको जो दूसरा प्रश्न है वो है
99 और 153, आप यहाँ HCF ले लीजिए, HCF 9 है, ऐसे लिखा मिलेगा आपको 99 और 153, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर HCF लिखा होगा बराबर 9। तो LCM ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पढ़ने में एक आपको फार्मूला मैं बताता हूं, उस फार्मूले से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो 99 और 153 लिखा हुआ है, ये हमारी दो संख्याएं हैं, और इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 दिया हुआ है। इसकी मदद से कह रहा है कि आप LCM निकालिए, अर्थात लघुत्तम समापवर्त निकालिए। एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणे LCM। अर्थात यदि दो संख्याएं हमारे पास हो तो उनका जो गुणनफल होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमें दो संख्याएं दी हुई हैं 99 और 153, तो इन दो संख्याओं के स्थान में इसको लिख देंगे। तो 99 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 153, और HCF इसका कितना दिया है 9, तो HCF के स्थान में 9 लिख देंगे, और LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM को उसी तरह लिखेंगे। अब जिस चीज का मान निकालना होता है उसको हम बराबर के अपनी तरफ लिखते हैं, LCM का मान निकालना है, और जिसका मान निकालते हैं उसके जो गुणा में वाली चीज होती है वो हमेशा इसके भाग में जाती है। तो 99 और 153 में किसका भाग दे देंगे 9 का। अब आप इसको काट दीजिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, आप गुणा कर लीजिए इसका, 11 3 33, 3 11 5 55, 3 58, 11 1 11 और 11 5 16, 1683 इसका LCM हो जाएगा, जो कि इसका आपका LCM हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न ले लीजिए, ये दूसरा आपका हो गया, आप तीसरा ले लीजिए। इसी प्रकार का आप दूसरा भी प्रश्न ले सकते हैं, जैसे LCM 35 और 63, इसका LCM आगे लिखा हुआ मिलेगा 315। तो HCF 35 63 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपके सामने प्रश्न में आएगा कि LCM लिखा होगा और 35 63 बराबर 315, अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो LCM है वो 315 है। तो इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है आपको, HCF ज्ञात करना है। देखिए कैसे, वही वाले फार्मूले से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 35, दूसरी संख्या कितनी है 63 बराबर HCF कितना है हमें निकालना है HCF, तो इसको उसी तरह रखिए। और LCM कितना है, LCM हमारा 315 है ये। अब जो वैल्यू हमें निकालना है HCF निकालना है, तो HCF इज इक्वल टू, हमने अभी आपको बताया कि जो वैल्यू आपको निकालना हो उसको बराबर के अपनी तरफ लिखेंगे, और उसके गुणा में जो भी चीज हो वो इन दोनों के नीचे चली जाएगी। तो 35 गुणे 63 और बटे कितना, ये 315। आप इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा
3 से कट जाएगा, 3 1 4 5 और 3 से काट दीजिए, 3 दाम 30 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 पंचे 105 और 5 सते 35। तो इसका जो HCF आया, HCF वो आपका आया 7। ये तो इस प्रकार के आप सारे प्रश्न कर सकते हो। अब आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे हो जाऊं। अब दूसरा प्रश्न, तीसरा। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न और है। एलसीएम 12 21। चौथा प्रश्न, एलसीएम 12 21, एलसीएम 12 21 84। तो HCF 12 21 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो संख्याएं दी हुई हैं 12 और 21, इसका एलसीएम 84 है। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या 21 बराबर एलसीएम कितना है 84 और हमें HCF ज्ञात करना है। तो जिसका मान निकालना होता है उसको हम अपनी तरफ करते हैं। तो HCF और जिस चीज का मान निकालना है उसके गुणा में जो चीज होती है वो हमेशा इसके नीचे जाएगी। तो 12 गुणे 21 अपान 84 आप काट सकते हैं। 2184 4 3 12। तो HCF कितना आया, HCF हमारा आया 3। ये आपका ये सवाल। अगला सवाल है 255 867। HCF 255 867, इसका जो आपका HCF है 51 है। तो एलसीएम 255 867 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो संख्याएं दी हुई है 255 और 867, इसका जो HCF है वो 51 है 51। तो एलसीएम आपको इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, सेम वही सवाल है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। पहली संख्या आपका 255 है, फिर 867 है, फिर आपका एलसीएम कितना है, एलसीएम है निकालना है और HCF दिया है 51। फिर वही हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल टू ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी 255 गुणे 867 बटे आपका 51। अब ये किससे कटेगा, 7 एकम 7 7 पने 35, 6 7 6 13 13 और 8 21। 3 से काट दीजिए इसको, 3 17 51 हो जाएगा। 3 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 27। 17 से काट दीजिए, 17 17 हमका 289। अब 17 से गुणा कर दीजिए आप,
255 में 17 का गुणा करिए। 255 में 17, 17 5 85, 8 17 5 85, 85 और 8 93, 9 17 दूनी 34, 34 43, ये आपका इसका गुणा हो जाएगा 16 83। गुड, ठीक। तो ये आपका इतना आंसर आ गया 4335। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न, इसको मिटा देता हूं। अब अगला प्रश्न इसी प्रकार का है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में आए हुए। आपका जो अगला प्रश्न है वो एलसीएम 132, 288, 3168 दिया है। तो एचसीएफ 132, 288 अर्थात इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इतना दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। वही आप फार्मूला लगाइए जो आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या 288 है, इसका एलसीएम 3168 है और इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना है उसको हम अपनी तरफ लिखेंगे एचसीएफ। ये चीज इसके नीचे आ जाएगी 132 गुणे 288 बटे 3168। अब आप इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए। 4 सत्ते 28, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। फिर आप 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, 4 से भी कट जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 अठे 32। 18 से कट जाएगा ये, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 अर्थात इसका एचसीएफ 12 आ गया। ये इसी प्रकार एक प्रश्न और लिखें, जैसे 26 156 का एलसीएम 26 और 156 का एलसीएम 26 और 156 का जो एलसीएम है हमारा वो 156 है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो वही सूत्र लगा दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये अब पहली संख्या आपके पास 26 है, तो 26 और दूसरी संख्या 156 बराबर एलसीएम आपका 156 है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे ये चला जाएगा, तो 26 गुणे 156 बटे 156 ये कट जाएगा, तो एचसीएफ हमारा आएगा 26। इसी प्रकार का एक प्रश्न ये भी हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न और है जो कि यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। 15 और 25 का एचसीएफ 15 और
25 का HCF 5 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये भी उसी प्रकार से लग जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये तो पहली संख्या हमारी 15 और दूसरी संख्या 25। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ हमारा 5 दिया हुआ है, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये चीज नीचे चली जाएगी, 15 गुणे 25 बटे 5, 5 तेई 15, 25 तेई 75, तो एलसीएम हमारा आ गया 75। देखिए मैंने इस प्रकार के काफी सवाल मैंने आपको लगवा दिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जैसे एक सीरीज में दे दे, जैसे 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो इसका एलसीएम ऐसे निकाल लिया करिए, इसको एक सीरीज में लिख दीजिए, 6, 72 और 120। इसको इस प्रकार करेंगे, पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 तिहाई 6, 72 को डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसके बाद 2 से 120 में भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। फिर इसके बाद जब तक 2 से कटे हमें 2 से काटना है, 3, 36 को काटेंगे तो 18 आ जाएगा और 60 को काटेंगे तो 30 आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 से 3, 2 नाम 18 और ये 15। इसी प्रकार 3, 3 त्रिको 9, 3 पचे 15। फिर 3 से 5, 5। इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इन्हीं का गुणनफल एलसीएम आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका गुणनफल 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 72, 72 पंचे 360। ये आपका एलसीएम हो गया। इसी प्रकार की संख्याओं का हम एलसीएम इसी प्रकार निकालेंगे। अब एक प्रश्न और लिखते हैं, जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। पंद्रह 18, 24, 15, 18, 24 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 15, 18, 24 का। तो उसी प्रकार करते हैं 15, 18 और 24। ये सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 15 से नहीं कट रहा तो 15 को उसी प्रकार उतार देंगे, 2 नाम 18 और 12। फिर इसके बाद 2 से ही काटेंगे, जब तक हम 2 से काटेंगे जब तक कोई संख्या 2 से कट रही है। 15 को उतार लेंगे उसी प्रकार, 9 2 6 का 12। फिर 2 से 15, 9 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा तो फिर अगली अभाज्य संख्या लेंगे 3, 3 पचे 15, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3। इसके बाद 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और लास्ट में 5 से काटेंगे। ये अब इसका एलसीएम इनका गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5।
अब इनका सबका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 त्रिक 72, पंचे 360। तो ये आपका, यदि इस प्रकार के सवाल आपके सामने आते हैं तो एलसीएम आपको इस प्रकार निकालना है। अब अगला प्रश्न देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं, आप लिख लीजिएगा। अब एलसीएम के सवाल लगाने के बाद अब एचसीएफ थोड़ा सा देखते हैं। 182 तथा 78 का एचसीएफ, 182 तथा 78 का एचसीएफ, ये तो सबसे पहले इसके अलग अलग गुणनखंड करेंगे हम लोग। 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 13, 13 एकम 13। इसी प्रकार 78 के खंड कर लीजिए। 2 से 2 तेई 6, 2 नामा 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, फिर 13 से। अब इनके अलग अलग खंड कर लिख लीजिए। 182 के खंड हुए 2 गुणे 7 गुणे 13। इसी प्रकार 78 के 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसमें हमें ये 2 मिला और ये 13 मिला, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 गुणे 13 अर्थात 26। ये इस प्रकार एचसीएफ निकालते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं एचसीएफ का। 306 657, 306 तथा 657 का एचसीएफ। अलग अलग खंड करते हैं पहले इसके। 306 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 15 और 3। इसके बाद 3 से, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 के 17 तक क्या होता है, फिर 17 से कट जाएगा ये। इसी प्रकार 657 के कर लेते हैं। 657 ये किससे कटेगा, 7 5 12 6 18, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 27। इसके बाद फिर 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 3 त्रिको 9, फिर किससे कटेगी, 3 7 21, 3 त्रिको 9, 73। ये 73 तो किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब जो इसके खंड होंगे ये। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए। 306 के 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 और इसके 657 के 3 गुणे 3 गुणे 73। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक ये कॉमन और एक ये कॉमन, तो एचसीएफ बराबर 3 गुणे 3 अर्थात 3 त्रिको 9। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 9 होगा। ये आप एक सवाल और लिखते हैं 175, इसको आप देख लीजिए। एक 175 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। 175 और 91, 175 तथा 91 का एचसीएफ। उसी प्रकार करते हैं, अलग अलग खंड कर लेते हैं। 175 5 से काट देते हैं। 5 ते 15, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 7 35, 7 एकम 7। इसी तरह 91 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21,
13 से। अब इसके खंड अलग अलग लिख लेते हैं। 175 के जो खंड हुए हमारे पास 5 गुणे 7। 91 के जो खंड हुए 7 गुणे 13। अब हमारे पास ये 13 कॉमन मिल रहा है, अर्थात जो इसका HCF होगा वो आपका 7 कॉमन मिल रहा है। इसका HCF जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के आपके HCF निकलते हैं। एक सवाल इसका और मैं आपको बताता हूं, आप हटा देता हूं इसको। अब हम इस प्रकार के सवाल सिद्ध करेंगे जो कि ये भी प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 अपरिमेय है और 4 + √2 अपरिमेय है। वैसे मैंने आप ये सभी प्रश्नों को पीछे की वीडियो में हल करवा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं ये 2 प्रश्न आपको करवाए दे रहा हूँ। जैसे √3, √5, √7 ये मैंने पीछे की वीडियो में हल करवाया है, आप वहाँ से भी पीछे की मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको ये वाला प्रश्न करवाए दे रहा हूँ। जैसे 2 + √3 अपरिमेय है तो इसको आप उल्टा मानेंगे। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो आप इसको लिख दीजिए 2 + √3 = P/Q, जहां Q does not equal to 0 और P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करते हैं, इसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड में लिखते हैं और जो परिमेय संख्या है उसको एक साइड में लिखते हैं। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको अपनी तरफ रखते हैं। √3 बराबर P/Q - 2। आप यहाँ पे √3 एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा P - 2Q/Q। आप जानते हो कि यदि किसी पूर्णांक को पूर्णांक से घटाएंगे, जोड़ेंगे यदि, तो हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसका मतलब इससे घटाएंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो एक ऊपर पूर्णांक और एक नीचे पूर्णांक है, अर्थात P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये पूरी जो संख्या होगी हमारी परिमेय होगी और यहाँ बराबर का निशान लगा है। इसका मतलब √3 P - 2Q/Q के बराबर है, अर्थात ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात जो हमने कल्पना की थी वो गलत है। इसलिए हम लिख सकते हैं P - 2Q/Q एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना, हमारी मानी गई कल्पना में विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 2 + √3
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन 4 प्लस √2 सेम इसी प्रकार आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। और जो भी प्रश्न पत्रों में सवाल आए हुए हैं वो मैंने पीछे की वीडियो में आपको बता दिया है। तो मैंने आपको जितने भी वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी 49 प्रश्न पत्रों में सवाल बने हैं वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं, जो कि आपके सिलेबस के तहत है। धन्यवाद। अब हम इस प्रकार के सवाल सिद्ध करेंगे जो कि ये भी प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 अपरिमेय है और 4 प्लस √2 अपरिमेय है। वैसे मैंने आप ये सभी प्रश्नों को पीछे की वीडियो में हल करवा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं ये 2 प्रश्न आपको करवाए दे रहा हूँ। जैसे √3, √5, √7 ये मैंने पीछे की वीडियो में हल करवाया है, आप वहाँ से भी पीछे की मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको ये वाला प्रश्न करवाए दे रहा हूँ। जैसे 2 प्लस √3 अपरिमेय है तो इसको आप उल्टा मानेंगे। माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो आप इसको लिख दीजिए 2 प्लस √3 इक्वल टू p/q, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करते हैं, इसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड में लिखते हैं और जो परिमेय संख्या है उसको एक साइड में लिखते हैं। जैसे √3 ये एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको अपनी तरफ रखते हैं, √3 बराबर p/q -2। आप यहाँ पे √3 एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा p -2q/q। आप जानते हो कि यदि किसी पूर्णांक को पूर्णांक से घटाएंगे, जोड़ेंगे यदि, तो हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसका मतलब इससे घटाएंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो एक ऊपर पूर्णांक और एक नीचे पूर्णांक है, अर्थात p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये पूरी जो संख्या होगी हमारी परिमेय होगी और यहाँ बराबर का निशान लगा है। इसका मतलब √3 p -2q/q के बराबर है, अर्थात ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात जो हमने कल्पना की थी वो गलत है। इसलिए हम लिख सकते हैं p -2q/q एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना, हमारी मानी गई कल्पना में विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 2 प्लस √3
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन 4 + √2 सेम इसी प्रकार आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। और जो भी प्रश्न पत्रों में सवाल आए हुए हैं वो मैंने पीछे की वीडियो में आपको बता दिया है। तो मैंने आपको जितने भी वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी 49 प्रश्न पत्रों में सवाल बने हैं वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं, जो कि आपके सिलेबस के तहत है। धन्यवाद।